वेलकम एवरीवन। तो आज चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि आप लोग पता नहीं क्यों पर आप लोग ने चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल बंद कर दिया है। आप लोग का अगर चैनल अच्छा नहीं लग रहा तो आप चैनल के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए या किस लिए आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। जैसे यहाँ दो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। यहाँ पर सैम जी जो है उन्होंने बताया कि वीडियो के आखिर में आपको क्वेश्चन ऐड करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि उनके वीडियो ये सजेशन देने के बाद मैंने जो क्वेश्चंस है उनको ऐड करने लगा। और यहाँ पर आप सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखेंगे, यहाँ पर मनिका साहू जो है उन्होंने कहा है कि उनका वीडियो जो चल नहीं रहा है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो जो है वो उनके मोबाइल पे चल नहीं रहा है। तो मैंने यहाँ पर उनको बताया कि मोबाइल को पहले एरोप्लेन मोड में दीजिए, फिर नेट ऑन करके वीडियो चलाइए, तब भी अगर नहीं चलता तो मुझे बताइए, मैं यूट्यूब में कंप्लेन करूँगा। तो ऐसा अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो काइंडली कमेंट्स में नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर आप लोग जाइए और मुझे ये सब प्रॉब्लम्स बताइए, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। पहले पढ़ो, फिर पीपीटी बनाओ, फिर वीडियो बनाओ, वीडियो एडिटिंग काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है। तो इसके बाद आप लोग का जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तब लगता है ये सब काम मैंने बेकार में ही किया। तो आप लोग को अगर चाहते हैं तो फिर अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए या फिर बुरा रिस्पॉन्स दीजिए, मतलब कुछ एक कीजिए। वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में यही बता दीजिए कि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा, कुछ समझ में नहीं आया, वीडियो का जो क्वालिटी खराब है, ऑडियो क्वालिटी खराब है, कुछ एक रेस्पॉन्स दीजिए। नहीं तो ये बहुत ऑड लगता है और मतलब जो काम करने में कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो चलिए आप चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो समरी कोर्स कर रहे थे उसमें हम लोग देख रहे थे यूनिट 9, जो कि हम लोग का पीपल एंड एनवायरनमेंट। पीपल एंड एनवायरनमेंट का आज करेंगे हम लोग पार्ट 3। इसमें सबसे हम लोग पहले देखेंगे एनवायरमेंटल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट में जितने भी वेस्ट होते हैं, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो या फिर लिक्विड वेस्ट हो, उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में, क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज का मेन कंट्रीब्यूटर कौन है, तो वो है आपका ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन से गैस मेजरली आपके इम्पोर्टेंट है। फिर देखेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स जो क्लाइमेट चेंज के लिए किया गया था। फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और आखिर में पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एनवायरमेंट वेस्ट के बारे में। एनवायरमेंट वेस्ट जब बात किया जाए, ये वेस्ट ही होता है जिसे यहाँ पर लीगली बोला जाता है आपका एनवायरमेंटल वेस्ट। एनवायरमेंटल वेस्ट कितने प्रकार के होता है। पहला होता है बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि आपके घर में मान लीजिए सब्जी का छिलका होता है या फिर फलों का छिलका होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इसका जो छिलका निकलता है। जो बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, जो कि आपके नेचर में मिक्स हो सकता है, जो नेचर में आपका मिक्स हो जाता है और आपके मिट्टी के फॉर्म में बदल दिया जाता है, उसे कहा जाता है आपका बायोडिग्रेडेबल। नाम से ही आप समझ सकते हैं, दो वर्ड से बना है बायो और डिग्रेडेबल। बायो मतलब नेचर, नेचर में जो मिल जाता है उसे कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और इसका ठीक उल्टा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि आपके नेचर में नहीं मिलता है। जैसे कोई प्लास्टिक का बैग होगा, प्लास्टिक का बैग अगर आप जमीन के नीचे गाड़ देंगे और बहुत सालों के बाद भी देखेंगे तो प्लास्टिक का बैग वैसा का वैसा ही मिलेगा। तो ये सब क्या है, आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि आपके नेचर के साथ नहीं मिलता और आपका जो वेस्ट का क्वांटिटी है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। फिर आता है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट मान लीजिए आपका इंजेक्शंस, जो कि एक बार यूज करके फेंकना पड़ता है। फिर आपका सिरिंज, बैंडेज, ये सब क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका बायोमेडिकल वेस्ट। फिर आता है ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या होता है, ई वेस्ट मान लीजिए आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, ये सब होता है ई वेस्ट। ई वेस्ट का क्या मतलब है, ई से है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कहा जाता है आपका ई वेस्ट। अब हम लोग देखेंगे सॉलिड वेस्ट जितने होते हैं उन्हें कैसे मैनेज किया जा सकता है। मैनेज किया जा सकता है मतलब प्रॉपरली डिस्पोज किया जा सकता है, क्योंकि अगर यूएन की बात माने तो फिर हमारे देश में 22 ऐसे डिसीजेस है
जो कि सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग को वेस्ट ठीक से मैनेज करना नहीं आता है, हम वेस्ट ठीक से डिस्पोज नहीं करते और इसके लिए हमारे डिसीज होते हैं। अब देखेंगे सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज किया जा सकता है। पहला है आपका एडोबिक कंपोजिटिंग। एडोबिक कंपोजिटिंग में क्या होता है, एडोबिक कंपोजिटिंग में क्या होता है, जितना भी वेस्ट होता है उस वेस्ट को एक पीट में, एक गड्ढे में डाला जाता है और उसमें आपका बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज करता है। ये ओपन में होता है और इसे कहा जाता है एडोबिक कंपोजिटिंग। फिर आता है आपका वर्मी कंपोजिटिंग। इसमें भी जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे कि फल वल हो गया, फल के छिलके या फिर आपके सब्जी के छिलके, जितना भी आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इनके साथ डाला जाता है आपका अर्थवर्म्स को। और अर्थवर्म्स क्या करते हैं, इन छिलकों में से ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उन्हें खाते हैं और इन्हें आपका डिग्रेड कर देते हैं और इनसे बनता है आपका मैन्योर, जो कि काफी फर्टाइल होता है और ये सब खेतों में या फिर गार्डनिंग में यूज किया जाता है कि ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं और ये प्लांट्स के लिए काफी अच्छे होते हैं। तो ये है आपका वर्मी कंपोजिटिंग। फिर है आपका एनारोबिक डाइजेशन। एनारोबिक डाइजेशन की अगर बात की जाए तो इसमें भी आपका पीठ में ढका जाता है और बैक्टीरिया को ऐड किया जाता है, पर इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आपका क्लोज कर दिया जाता है। जैसे कि कचरे को मतलब एक गड्ढे में डाला जाता है और गड्ढे को ऊपर से ढक दिया जाता है, तो वो हो जाता है आपका एनारोबिक डाइजेशन। और इससे भी जो कचरा है वो काफी फर्टाइल हो जाता है और उसे आपके क्रॉप्स के लिए या फिर ऐसे मतलब आप गार्डनिंग करते हो तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो वो है आपका एनारोबिक डाइजेशन। फिर आता है आपका इंसर्नेशन। इंसर्नेशन मतलब क्या होता है, जो कचरा होता है उसे जला दिया जाता है। आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, जैसे कि आपने टॉय स्टोरी अगर देखा होगा, टॉय स्टोरी में दिखाता है कि सारे जितने कचरे होते हैं शहर के, उसे एक जगह में लगाया जाता है, एक जगह में ज्वाइन किया जाता है और फिर उसे आग में डाल दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है, जितना कचरा है वो जल जाता है। तो ये है आपका इंसरेनेशन। फिर है आपका पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में क्या होता है, जो आपका सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट में जितने आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उतने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बैक्टीरिया के मदद से आपके लिक्विड में चेंज कर दिया जाता है और फिर लिक्विड को हाई टेम्परेचर देके उसको गैस में चेंज कर देते हैं। तो ये है आपका पायरोलाइसिस। फिर आते हैं हम लोग लैंडफिल पे। लैंडफिल क्या होता है, ये ज्यादातर आपके म्यूनिसिपैलिटीज में होता है, जैसे कि एडोबिक एनारोबिक वर्मी कंपोस्टिंग में देखा था हमने, ये छोटा एक गड्ढा बनाया जाता है। पर लैंडफिल में क्या होता है, जो बहुत बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं और उनमें जितना वेस्ट होता है वो सब फेंका जाता है और फिर वेस्ट को बाद में मैन्योर बन जा रहा है। तो ये होता है आपके म्यूनिसिपल लेवल पे, म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पे। आप घर में देखते होंगे कि कचरा वाला आता है और कचरा को ले जाता है, तो वो इस लैंडफिल में जाके फाइनली कचरे को फेंक देता है। लास्ट में आता है रिसाइकल। रिसाइकल तो हम सबको ही पता होगा। रिसाइकल मतलब होता है जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको फिर से यूज करना, उनको काम में लगाना। जैसा कि आपने देखा होगा शार्क टैंक में, शार्क टैंक में मुझे उस बंदे का नाम याद नहीं आ रहा, पर उसने सामान को रिसाइकल करके, जितने वेस्ट होते हैं उनको रिसाइकल करके अपने फार्मिंग में यूज किया है, अपने फार्म लैंड पे और फार्मिंग के लिए यूज करना स्टार्ट किया है। जितना वेस्ट है उसे एक साथ ऐड किया है और उससे अपने फार्मिंग में काम करने के लिए यूज करता है। वो हो गया आपका रिसाइकल। जो वेस्ट को फिर से यूज किया जाता है किसी काम के लिए, उसे बोला जाता है आपका रिसाइकल। फिर आता है हम लोग का लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। अगर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए, लिक्विड वेस्ट जो हमारे होते हैं उन्हें 3 हिस्सों से जाना पड़ता है ताकि उन्हें फिर से यूज किया जा सके। पहला है प्राइमरी, फिर है आपका सेकेंडरी और तीसरा है आपका टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए, प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपका जो वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट, मान लीजिए हमारे घर से जो लिक्विड वेस्ट निकलता है,
या फिर सारे जगहों से जो लिक्विड वेस्ट निकलता है वहां से जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें पहले अलग किया जाता है। जितने हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें आपका अलग किया जाता है। अब जब सॉलिड पार्टिकल्स आपके अलग हो जाते हैं उसके बाद इस लिक्विड में आपका ऐड किया जाता है लाइम। तो लाइम से क्या होता है, आपका जो लिक्विड है वो आपका न्यूट्रल हो जाता है। जो आपका लिक्विड है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो ये होता है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जितना भी वेस्ट होता है लिक्विड वेस्ट उसे एक जगह पे ऐड किया जाता है। ऐड होने के बाद उसमें जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसको अलग किया जाता है। सॉलिड वेस्ट अलग करने के बाद उस वेस्ट में आपका लाइम को ऐड किया जाता है। लाइम ऐड करने से क्या होता है, जो वेस्ट है आपका वो वेस्ट आपका न्यूट्रल हो जाता है। अब इसे न्यूट्रल वेस्ट को पाया जाता है आपके सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, ये न्यूट्रल वेस्ट को जो है इसमें आपका बैक्टीरिया को ऐड किया जाता है। बैक्टीरिया को ऐड करने से क्या होता है, ये जो वेस्ट है वो डिकम्पोज हो जाता है और फिर आपका वेस्ट जो सही है वो पानी में मिक्स हो जाता है। पानी में मिक्स होने के बाद आता है हम लोग का टर्शियरी स्टेज। टर्शियरी स्टेज में इस पानी को आपका प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाई करने के लिए जो पानी है उसे आपका एवापोरेट किया जाता है। पहले तो एवापोरेट करने से क्या होता है, कोई भी पानी जब एवापोरेट होता है तब वो पानी एकदम प्योर हो जाता है। जैसे कि हम लोग बचपन में सुनते थे कि जो बारिश का पानी है वो हमेशा प्योर होता है, पर अभी तो एसिड रेन हो गया तो बहुत सारे चीज मिक्स रहते हैं उस पानी में। पर जो पानी एवापोरेट होता है वो एकदम प्योर होता है। एवापोरेट करने के बाद इसे एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है और फिर इसी लिक्विड को आपके घर तक पहुंचाया जाता है। और फिर यही घर से जो लिक्विड पहुंचाया जाता है यही फिर वेस्ट बन के निकलता है और यही साइकिल कंटिन्यू होते रहता है। तो यहाँ पर देख लेंगे जो ट्रीटमेंट है वो क्या क्या प्रोसेस से गो थ्रू करता है। तो पहला ये प्राइमरी ट्रीटमेंट देखेंगे, जो लिक्विड वेस्ट है उसे एक जगह पे कलेक्ट करते हैं, जो उसमें से सॉलिड है उसको निकालते हैं और सॉलिड वेस्ट निकालने के बाद उसमें लाइम ऐड किया जाता है। लाइम ऐड करने से क्या होता है, वो वेस्ट जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो ये है हम लोग का पहला स्टेज। पहला स्टेज कंप्लीट होने के बाद जब न्यूट्रल हो गया वेस्ट, उसमें बैक्टीरिया ऐड किया जाता है। बैक्टीरिया ऐड करने से क्या होता है, हमारा वेस्ट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है और उसे पानी के साथ मिक्स कर दिया जाता है। ये होता है हम लोग का सेकेंड स्टेज। पानी के साथ मिक्स करने के बाद जो पानी है उस पानी को प्यूरिफाई करने के लिए भेज दिया जाता है। प्यूरिफिकेशन में मेनली पानी को जो है उसे एवापोरेट किया जाता है और एवापोरेटेड जो पानी है उसे एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है और उसी पानी को घर घर भेजा जाता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा स्टेज। तो ये है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट। इसके बाद देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट। के बाद देखेंगे हम बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या हो गए, ये आपके इंजेक्शन, सिरिंज, ये सब को कहा जाता है तो आपका बायोमेडिकल वेस्ट। मतलब कोई भी वेस्ट अगर हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक ऐसे किसी जगह से निकलता है जो मेडिकल है तो उसे कहा जाता है आपका बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट हो सकता है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वेस्ट। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में आपके एड्स का पेशेंट है, HIV एड्स पॉजिटिव पेशेंट है, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उसके ट्रीटमेंट में इंजेक्शंस यूज किए गए हैं और उस इंजेक्शंस में उसके ब्लड अभी तक लगे हुए हैं। तो उस इंजेक्शन को मान लीजिए किसी ऐसे जगह में फेंका गया जहां पर बच्चे भी जो है वो खेलते हैं। इंजेक्शन से क्या होगा, वो ब्लड हो सकता है इंजेक्शन पे जो ब्लड लगा हुआ है उसी के ऊपर बच्चा जो है उसका बॉल जा रहा है या फिर वो दौड़ के जा रहा है और गलती से इंजेक्शन में जाके उसको कट लग गया। तो क्या होगा, ये जो इन्फेक्टेड ब्लड है
उस बच्चे के अंदर चला जाएगा और उस बच्चे को भी ये डिजीज हो जाएगा। तो इसीलिए बायोमेडिकल वेस्ट जो है इसे ठीक तरीके से मैनेज करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए कौन कौन से कन्वेंशन हुए थे? तो पहला हुआ था आपका बेसल कन्वेंशन ऑन हैजर्डस वेस्ट। ये किस लिए किया गया था कि ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसे प्रॉपर्ली कैसे डिस्पोज करना है या फिर उसको कैसे प्रॉपर्ली मैनेज करना है, इससे बात करने के लिए हुआ था बेसल कन्वेंशन ऑन हैजर्डस वेस्ट। फिर हुआ था आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन में एनवायरमेंट के बारे में बहुत कुछ बात हुआ था, पर वहां पर वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। और तीसरा हुआ था मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्कुरी। तो मिनामाटा में क्या हुआ था? मिनामाटा बे है, मिनामाटा बे करके है, और वहां पर क्या हुआ था? मिनामाटा बे में आपका मर्कुरी को डिस्पोज किया गया था। अब ये हॉस्पिटल तो आपको पता ही होगा कि हॉस्पिटल में आपके थर्मोमीटर्स रहते हैं, थर्मोमीटर्स, और भी मर्कुरी के बहुत सारे मशीन्स रहते हैं ताकि पेशेंट्स के बारे में उनका टेम्परेचर कैसा है या दूसरे हेल्थ कंडीशंस कैसा है तो मेजर किया जा सके। तो मिनामाटा बे में क्या हुआ था? आपका मर्कुरी जो है वहां पर फेंका गया था, मर्कुरी फेंका गया था, और मर्कुरी फेंकने से क्या हुआ था? जो छोटे फिशेस है उन्होंने इस मर्कुरी को खा लिया था। मान लीजिए मर्कुरी जब फेंका गया वो किसी प्लांट में जाके लगा, तो प्लांट में जाके लगने के बाद वो प्लांट को जब छोटी मछली खाती थी तब उनको भी ये आपका मर्कुरी जो है उनके अंदर जाता था, और इन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती थी। और इन बड़ी मछलियों को कौन खाता था? इन बड़ी मछलियों को मान लीजिए इंसान खाते थे या फिर आपके जो पंछी होते थे वो खाते थे। तो इससे क्या होता था? आपका मान लीजिए मर्कुरी का क्वांटिटी अगर आपका 10 ग्राम फेंका गया था, तो छोटी मछलियां जो 10 ग्राम करके खा रही है तो वो आपका 100 ग्राम हो जाता था, और जब बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है तो 1000 ग्राम हो जाता था। फिर 1000 ग्राम जब ह्यूमन और फिश खाते थे तब इनमें और भी ज्यादा होता था, और मर्कुरी का जो बुरा इफेक्ट होता है वो दिखाई देता था, जैसे इंसानों के में होता था मिनामाटा डिजीज। यही नाम से आपका होता था मिनामाटा डिजीज, जो बच्चों को ज्यादातर इफेक्ट करता था। और यहाँ पर जो मछलियां खाती थी उनके लिए तो वो मर जाती थी, या फिर जो पंछियां भी होती थी जो इन बड़ी मछलियों को खाती थी वो जब अंडा दे देती थी और उस अंडे का जो शेल होता था वो अंडे का शेल काफी कमजोर होता था, और इसलिए उनके अंडे से बच्चे होने से पहले अंडा जो है वो टूट जाता था। तो ये है आपका, इसके लिए हुआ था मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्कुरी। तो ये सब कंट्रोल करने के लिए था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेटिक चेंज के बारे में। क्लाइमेटिक चेंज की अगर बात की जाए तो बचपन में हम सब ने पढ़ा था कि इंडिया में जो है वो 4 सीजन्स रहते हैं, पर अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो बहुत कम ऐसे जगह है जहां पर आपका 4 सीजन्स अभी तक है, कि चारों सीजन हम लोग के आते हैं और पूरे अच्छे तरीके से समझ में आते हैं। अभी क्या हो गया, ज्यादातर जो टाइम है वो समर का होता है, और कभी भी आपका जो है वो रेनफॉल होता है, किसी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होता है या फिर किसी सीजन के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो ये जो चेंजेस है क्लाइमेट में, इसी को कहा गया है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज से क्या क्या इफेक्ट हुआ है उसे एक बार यहाँ देख लेंगे। तो पहला है आपका साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आप ज्यादातर कहाँ देखेंगे? तो वेस्ट बंगाल के तरफ या फिर उड़ीसा के तरफ, आंध्र प्रदेश के तरफ, इधर आप ज्यादातर देखेंगे साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। इसमें क्या होता है, आपका टेम्परेचर देखा जाता है ओशियन और लैंड एरिया में कैसा टेम्परेचर, इनमें जब बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तब आपका साइक्लोनिक स्टॉर्म्स होता है। तो अभी आप देखेंगे जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं ये सब जगह में। फिर आता है हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, जो एनिमल्स है वो एक पर्टिकुलर जगह में
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए बने हैं कि वो सब जगह पे नहीं जा सकते। जैसे कि आप मान लीजिए कोई डॉग अगर पालना चाहते हैं तो वो डॉग पालने से पहले आप यूट्यूब में वीडियो देखेंगे कि कौन सा डॉग किस जगह में रह सकता है। तो आप देखेंगे जो हस्की ब्रीड के डॉग होते हैं वो हर एक टेम्परेचर में नहीं रह सकते, वो ज्यादातर हम लोग के विंटर जगह में ही रह सकते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होता है। तो यही डिफरेंस है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो गया, क्योंकि देखा जा रहा है कि पूरे दुनिया में आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इससे आपके फॉरेस्ट भी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे आप ब्राजील में देखेंगे, ब्राजील के फॉरेस्ट में आपका ये आग लग रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में आग लग रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो जंगली जानवर है उस जंगल में मर जा रहे हैं। तो यही होता है आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद अगर बात करें तो है आपका सी लेवल राइज। तो नॉर्मल बात है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तब क्या होता है, आपका जो पोलर में साउथ पोल और नॉर्थ पोल है वहां पर जो आइस है वो मेल्ट कर जाता है, और मेल्ट करने के बाद वो कहां पर मिलता है, ओशियन में। तो ओशियन में मिलने के बाद क्या होगा, आपका होगा सी लेवल या फिर ओशियन लेवल जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। और ये सब इंक्रीज होने से क्या होता है, आपका जो जितना स्मॉल आइलैंड्स है ओशियन में वो सब आपका पानी के नीचे चला जाता है, सबमर्ज हो जाता है। बहुत सा एरिया जो है वो पानी के नीचे चला जाता है। जैसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आप देखेंगे कि इंडिया में जो है 2045 तक आपके जो मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जैसे कि मुंबई हो गया, उसके बाद आपका कोलकाता हो गया, ये सब आपके ओशियन के नीचे चला जाएगा। बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे कहते हैं। या फिर आप यूट्यूब में अभी एक्चुअल कोई चीज देखना चाहते हो तो आप एनिमल प्लेनेट के एक यूट्यूब चैनल है उसमें देख सकते हो कि एक छोटा सा आइलैंड है, वो आस्ते आस्ते जो है एज द टाइम क्रॉसेस और सी लेवल जो इंक्रीज हो रहा है उसके लिए कंप्लीटली आपके पानी के नीचे चला जा रहा है। तो ये होता है आपका स्मॉल आइलैंड सबमर्ज। उसके बाद आते हैं ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ। तो कोरल रीफ जो है वो सब आपके प्लांट्स होते हैं, ये ओशियन के नीचे आपके प्लांट्स होते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं, ये ओशियन की खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। और दूसरा काम ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या करते हैं, ये आपके ओशियन का जो लाइफ है ओशियन लाइफ को बैलेंस में रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी छोटी मछलियां हैं जो वो कोरल रीफ के अंदर रहती है, कोरल रीफ में जो ग्रो होता है वो सब खाती है। तो ये ओवरऑल एक बैलेंस मेंटेन करती है। क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, आपका ये जो टेम्परेचर है, आपका टेम्परेचर वो इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, ओशियन का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तब आपका ऑक्सीजन लेवल जो होता है, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है, और ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाने से क्या होता है, ये कोरल रीफ क्योंकि ओशियन के लेवल ओशियन के बिल्कुल नीचे रहती है, इनको सबसे कम ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन के लेवल में थोड़ी सी भी अगर कमी आए तो इसको कोरल रीफ को आपका ऑक्सीजन नहीं मिलता, और ये कोरल रीफ जब मर जाती है, ये डेड हो जाती है, तब इनका जो कलर होता है वो कलर से अलग हो जाता है, तभी उनका होता है ब्लीचिंग। मतलब इनका कोई कलर नहीं रहता है और कोरल रीफ जो है वो मर जाती है ड्यू टू ऑक्सीजन लेवल गोइंग डाउन। तो ये सब इफेक्ट है ऑफ द क्लाइमेट चेंज। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या क्या क्लाइमेट चेंज के इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो पहला है आपका 1824 में पहला बार देखा गया था बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। अब आप सोचेंगे ग्रीन हाउस गैस जो है उसका बेनिफिट कैसा हो सकता है। अब मान लीजिए ये है हम लोग का अर्थ, तो अर्थ में क्या होता है, आपके सन में से ये अल्ट्रावायलेट रेस या फिर जो हीटिंग रेस है वो अंदर आती है और अर्थ सरफेस में रहती है। अर्थ सरफेस में एक बार धक्का खाने के बाद, लाइट का नियम क्या है, एक जगह पे धक्का खाने के बाद इसे डिफ्लेक्ट करना चाहिए और बाहर चले जाना चाहिए। पर ग्रीन हाउस गैसेस से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस एक सरफेस बना देता है, इससे क्या होता है जो गर्मी आपके सनरेज से अंदर आती है उन्हें ये बाहर जाने नहीं देती और उन्हें यहीं पे आपका रोक देती है। तो वो बेनिफिट ग्रीन हाउस गैसेस का पहली बार देखा गया था आपके 1824 में। उसके बाद 1869 में ये देखा गया था
कि ग्रीन हाउस गैस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस अगर देखा जाएगा तो ग्रीन हाउस गैस जो 100% प्रोडक्शन होता है उसमें से 25% माना जाता है कि आपके ओशियंस अब्सॉर्ब कर लेते हैं और 25% जो है वो आपका फॉरेस्ट अब्सॉर्ब कर लेता है। ये आपका ओशियन, 25% आपका फॉरेस्ट, और बाकी जो 50% है वो ह्यूमंस के लिए बुरा होता है और ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और इससे आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर पहले बार देखा गया था कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो हमारे कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं। फिर आते हैं 1972 पे। 1972 में पहला एनवायरमेंट को लेके सीरियस एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसे कहा गया था आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट। फिर आपके 1979 में हुआ था पहला वर्ल्ड समिट ऑन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था जेनेवा। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है और क्लाइमेट के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो डेट है आपको हमेशा याद रखना है वो 1992 में। तो यहाँ पर क्या हुआ था? तो यहाँ पर हुआ था आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। से पहली बार सेटअप किया गया था आपके 1992 में। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है UNFCCC। तो इसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ये समझ लोगे, पर इसको हमेशा याद रखना। ये मैंने इसलिए बता दिया कि एग्जाम में पूरा नाम ना देके बहुत बार आपको शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाता है। तो UNFCCC का मतलब यही होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर आते हैं ग्लोबल वार्मिंग गैसेस पे। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है वो तो हम लोग ने समझ लिया। अब समझेंगे कौन कौन से गैसेस है जो मेनली आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक साइड पे लिखा हुआ है गैस, दूसरे साइड पे इसका कितना परसेंटेज इन्वॉल्व है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का देखा अगर जाए तो ये मेजर ग्रीन हाउस गैस है जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबल है 76.7%। जितना ग्रीन हाउस गैसेस है उसमें 76.7% आपका सिर्फ है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आते हैं हम लोग मीथेन पे। मीथेन कितना परसेंटेज रिस्पॉन्सिबल है? 14.3%। फिर है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड है आपका 7.9%। फिर है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन, ये सब है आपका 1.1%। तो ये सब परसेंटेज जो है सब कुछ अगर आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 100% से थोड़ा कम है। और बाकी जो गैसेस है वो बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए उनका नाम मैंने यहाँ पर नहीं दिया। मेनली आपको ये पांचों नाम याद रखने। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मेन कंट्रीब्यूटर है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और परफ्लोरोकार्बन्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब क्या होता है? हम लोग को जो एनर्जी मिलता है, एनर्जी सोर्स, जो सोर्स से हम लोग को एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर खाना बनाने का सोर्सेस मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है आपके एनर्जी सोर्सेस। अब ये जो एनर्जी सोर्सेस है अगर ये ओनली वन टाइम यूज के लिए होंगे तो फिर इन्हें कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस मतलब क्या है कि एक ही टाइम को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, कोल है। तो कोयला अगर एक बार हम लोग मान लीजिए जला लेते हैं, कि कोयला जला के अगर हम लोग एक बार खाना बना लेते या दूसरा कोई काम कर लेते तो फिर वो कोयला जो है वो दूसरे काम में नहीं ला सकते। तो ये होता है आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। एक बार अगर उसने अपना एनर्जी डिसिपेट कर दिया, हम लोग को प्रोवाइड कर दिया, तो फिर उसे फिर से यूज नहीं कर सकते। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में क्या है? तो उसमें है आपका फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स वो हो गया जैसे कि आपका कोल हो गया या फिर पेट्रोलियम हो गया। तो ये सब हो जाता है आपका फॉसिल फ्यूल, जो कि बहुत साल पहले से थे, इसलिए हम लोग को अभी मिले उन्हें कहा जाता है आपका फॉसिल फ्यूल। इसमें आता है पेट्रोलियम ऑयल, फिर आता है कोल। कोल में बहुत बार ये पूछा जाता है कि कौन सा कोल का क्वालिटी जो है वो सबसे अच्छा है या फिर सबसे बुरा है। तो यहाँ पर आप याद रखिए कोल 4 प्रकार के होते हैं। वो है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। उनमें से सबसे अच्छा होता है आपका एंथ्रेसाइट।
और सबसे बुरा होता है आपका पीट। अब बात करते हैं इसको याद कैसे रखना है। तो इसको याद रखने के लिए आप सिर्फ जो है उस अल्फाबेट को याद रखिए। ए के बाद आता है बी, और बी के बाद आता है एल, और एल के बाद आता है आपका पी। तो ए के बाद आता है बी, फिर आता है सी डी ई एफ जी एच आई जे के, फिर आता है आपके एल, फिर आता है एम एन, और लास्ट में आता है पी। तो आपको ये पूरा नाम याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है ये क्रोनोलॉजी किसके बाद कौन सा आता है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शन दिया जाएगा, आपको ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि कितने प्रकार की कोल है, उनके नाम लिखो। तो आप याद इन्हीं को कीजिएगा, खाली आपको अल्फाबेट जो है उसे याद रखना है। अल्फाबेट तो सबको याद है, खाली उससे याद रखना है कि इसको डिलीट करना है आपको। तो आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से बोलेगा कि सबसे अच्छा कोल कौन सा है। तो सब उनमें से बोल देगा कि सबसे अच्छा कोल कौन सा है। आपको याद आ जाएगा कि इनमें सबसे अच्छा कोल वही है जिसका अल्फाबेट सबसे पहले आता है। तो क्या आंसर होगा आपका एंथ्रासाइट। ये लास्ट में बात करेंगे आपके नेचुरल गैस को लेके। नेचुरल गैस हम लोग को कहाँ से मिलता है, तो जहां पर आपके ओशियन में पेट्रोलियम के लिए ड्रिल किया जाता है उसके ऊपर ही आपका नेचुरल गैस जमा हुआ रहता है। तो सबसे पहले जो पेट्रोलिंग ड्रिलिंग के लिए सबसे पहले जो है नेचुरल गैस को निकाला जाता है, तो उसके बाद आपका जो है वो पेट्रोलियम मिलता है। पेट्रोलियम तो नहीं मिलता है, हम लोग को क्रूड ऑयल मिलता है, और क्रूड ऑयल को बहुत सारे प्रोसेस के बाद हम लोग को मिलता है पेट्रोलियम ऑयल। फिर देखेंगे रिन्यूएबल सोर्सेस। रिन्यूएबल सोर्सेस ठीक इसका उल्टा हो जाएंगे। रिन्यूएबल सोर्स मतलब क्या होता है, जिसे हम एनर्जी के लिए बार बार यूज कर सकते हैं। इससे पहला आ गया सोलर एनर्जी, जिसमें हम लोग धूप की एनर्जी को यूज करते हैं। जैसे आपने कोई मिल गया में देखा होगा जादू धूप को यूज करता है, वैसे ही सोलर एनर्जी में इंसान जो है वो धूप को यूज करता है। फिर आता है विंड एनर्जी, जहाँ पर हम लोग हवा को यूज करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जहाँ पर हम लोग पानी को यूज करते हैं। अब पानी को कैसे यूज करते हैं, पानी जब बहता है और बहुत स्पीड से किसी जगह पे गिरता है, इसलिए आप देखे होंगे कि डैम बनाते हैं, और डैम में से जब पानी बहुत स्पीड में निकलता है, तो बहुत सारे स्पीड में जब वो निकलता है वो क्या करता है, वो टरबाइन को चलाता है। और टरबाइन को चलाने से क्या होता है, टरबाइन हम लोग की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो ये हो गया आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक। फिर आते हैं आपका जियोथर्मल पे। जियोथर्मल का मतलब क्या हो गया, आप उत्तराखंड में अगर जाएंगे तो वहां पर देखेंगे गर्म पानी का कुंड रहता है, जो कि आपका नेचुरली गर्म पानी रहता है और आपके सरफेस में दिखाई देता है। ये पानी आपके पूरे साल गर्म रहता है, और इन्हीं से जो एनर्जी बनाया जाता है उन्हें कहा जाता है आपका जियोथर्मल एनर्जी। फिर आता है आपका बायोमास। बायोमास में क्या होता है, आपके जो प्लांट प्रोडक्ट्स चीजें बनती है वहां से आपका एनर्जी जो निकाला जाता है। जैसे बायोमास में एक बहुत फेमस चीज है कि आपका जो शुगर केन होता है, शुगर केन से जूस निकालने के बाद शुगर केन का जो रेसिड्यू बच जाता है उसे आपका यूज किया जाता है बायोमास में। तो गन्ने के आप कहीं अगर जाएंगे और वहां पर गन्ने का जूस पियेंगे तो आप देखेंगे जो गन्ना का जूस निकालने के बाद जो गन्ना बच जाता है उसको एक बस्ते में रख दिया जाता है। बाद में वो बस्ता जो है उसे बेच दिया जाता है, और उसी से आपका बनता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे करके अगर प्लांट का कोई भी पार्ट यूज किया जाएगा फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, उसे बोला जाता है बायोमास। फिर आते हैं बायोफ्यूल। बायोफ्यूल में क्या होता है, आपको पता ही होगा कि बहुत सारे एनिमल्स में आपका फैट रहता है, फैटी टिश्यूज रहता है। तो कोई भी एनिमल का पार्ट को यूज किया जाएगा, अगर उसे यूज करके आपका एनर्जी यूज किया जाएगा, एनर्जी बनाया जाएगा, तो उसे कहा जाता है आपका बायोफ्यूल। फिर आते हैं आपका बायोगैस। ये तो आपको पता ही है कि गोबर से बनता है, और गोबर गैस भी कहा जाता है। फिर है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो एनर्जी के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है, और ये हाइड्रोजन सबसे अच्छा सोर्स क्यों है, क्योंकि ये कंप्लीटली बंद कर जाता है। ये कंप्लीटली जब आपका जल जाता है तो क्या होता है, कोई रेसिड्यू नहीं होता है, और कोई हार्मफुल गैसेस आपके इफेक्ट नहीं करता है एनवायरनमेंट को। पर हाइड्रोजन में एक ही मतलब प्रॉब्लम है
कि ये काफ़ी रिएक्टिव गैस है, मतलब किसी भी चीज़ से ये रिएक्ट कर जाता है। और स्पेशली इसको अगर पानी का मॉलिक्यूल मिले तो ये आसानी से उससे पानी, अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिले तो उससे वो आसानी से रिएक्ट करके पानी बना सकता है। तो हाइड्रोजन गैस से सिर्फ एक ही चीज़ है, इसे अलग करके रखना या फिर इसे किसी भी और चीज़ के साथ रिएक्ट ना होने देना मुश्किल है। ये तो बाकी ये हाइड्रोजन ये काफ़ी अच्छा रिन्यूएबल। तो आज लास्ट में समझेंगे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। तो न्यूक्लियर एनर्जी की बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें आपका रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आपका एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी आपके दो प्रकार के, एक है आपका न्यूक्लियर फिशन और दूसरा आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। पहले समझते न्यूक्लियर फिशन क्या होता है। न्यूक्लियर फिशन में आपके जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये कैसे डिवाइड किया जाता है, इनमें छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है दूसरे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, उनको फेंका जाता है और उनसे बॉम्बार्डमेंट किया जाता है। इससे क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो डिवाइड हो जाता है और ये क्रिएट करता है आपका एनर्जी। और एनर्जी क्रिएट करने के बाद क्या होता है, एनर्जी क्रिएट करने के बाद ये पानी में ले जाया जाता है। पानी को ये इतना गर्म कर देता है कि पानी आपके स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर स्टीम क्या करता है, आपका जो टरबाइन है उसको घुमाता है और टरबाइन घुमाने के बाद क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये है आपका न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन में एक मॉलिक्यूल को डिवाइड किया जाता है। और न्यूक्लियर फिशन जो आप सुनते होंगे कि फैक्ट्रीज है, न्यूक्लियर फैक्ट्रीज, जितने भी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर इसी चीज़ को यूज़ किया जाता है। जितने भी आप सुनेंगे कि यहाँ पर फैक्ट्री बनाया गया, न्यूक्लियर फैक्ट्री या फिर रेडियो एक्टिव फैक्ट्री, वो सब इसी चीज़ से आपका एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। या फिर आपने सुना ही होगा कि हिरोशिमा नागासाकी में जो अमेरिका ने बम फेंका था वो न्यूक्लियर बम था। तो वहाँ पर किस टाइप का रिएक्शन किया गया था, तो वहाँ पर किया गया था आपका न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन। तो जितने आपके न्यूक्लियर बम हैं वो भी किस हिसाब से काम करते हैं, वो काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर फिशन। अब अगर न्यूक्लियर फ्यूजन की बात की जाए, न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, आपके जो दो स्मॉल एलिमेंट्स है, दो स्मॉल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, उन्हें एक साथ ज्वाइन कर दिया जाता है और इससे आपकी और भी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आपने सुना ही होगा कि अभी का जो टाइम है वहां पर न्यूक्लियर बम से भी एक डेंजरस बम बनाया जा रहा है जो कि है आपका हाइड्रोजन बम। तो इस हाइड्रोजन बम में इसी न्यूक्लियर फ्यूजन को यूज किया जाता है। और आप सुने होंगे इसको छोड़ के भी अगर बात किया जाए तो फिर सन, हाँ दूसरा चीज है, आपके सन में भी जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है दैट इज ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन में क्या होता है, आपका एलिमेंट को अलग किया जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, और फ्यूजन में आपका ऐड किया जाता है। इसे आप नाम से ही याद रख सकते हैं, फ्यूजन। याद रखिएगा कि बहुत सारे डांस प्रोग्राम में आप देखते होंगे कि बहुत सारे अलग अलग डांस फॉर्म का फ्यूजन किया गया है, मतलब एक साथ ऐड किया गया है। और उसका ठीक उल्टा क्या है, फिशन। फिशन क्या हो जाएगा, जिसमें आपका अलग किया गया। फिशन किस लिए यूज किया जाता है, आपके जितने भी न्यूक्लियर फैक्ट्रीज होते हैं और न्यूक्लियर बम में। और फ्यूजन कहाँ पर यूज किया जाता है, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन बम और सन में। तो ये दो है आपके न्यूक्लियर एनर्जी के सोर्स। तो आज का चैप्टर यहीं तक था। चलिए एक बार इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनवायरमेंटल वेस्ट कैसे होते हैं। पहला है आपका बायोडिग्रेडेबल, जो आपके नेचर में मिक्स हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो मिक्स नहीं होता है। बायोमेडिकल, जो आपके हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक से मिलता है। और फिर ई वेस्ट, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है। पहला है आपका एडोबिक कंपोजिटिंग, जिसमें बैक्टीरिया के साथ डिकम्पोज किया जाता है।
वर्मी कंपोजिटिंग जिसमें केचुओं के साथ डिकम्पोज किया जाता है, एनारोबिक डाइजेशन जिसमें मिट्टी के नीचे आपके कचरे को दबा दिया जाता है, इंसिनरेशन जिसमें आपके कचरे को जो है उसे जला दिया जाता है, पायरोलिसिस जिसमें कचरे को है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर आता है आपका लैंडफिल जहां पर बड़े बड़े गड्ढों में कचरे को डाल दिया जाता है, और आखिर में है आपका रिसाइकल। फिर आते हैं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो लिक्विड वेस्ट को मैनेज करने के लिए पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट से जब वो कचरा आपका न्यूट्रल हो जाता है उससे किया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसमें वो न्यूट्रल कचरे को डिकम्पोज किया जाता है और पानी के साथ मिक्स कर दिया जाता है, और टर्शियरी में पानी को प्यूरिफाई किया जाता है। फिर आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का पहला कन्वेंशन जो हुआ था वो हुआ था बेसल कन्वेंशन, सेकेंड में स्टॉकहोम कन्वेंशन, तीसरा था आपका मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। क्लाइमेट चेंज इफेक्ट की बात की जाए, क्लाइमेट चेंज इफेक्ट में देखते हैं हम लोग साइक्लोन्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, समुंदर का राइज, स्मॉल आइलैंड्स जो है वो डूब जा रहे हैं, और ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ। इंपॉर्टेंट डेट्स अगर देखा जाए जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट देखता है। पहला है 1824 जब देखा गया था ग्रीन हाउस गैस कैसे हम लोग की मदद कर रहा है। 1869 जब देखा गया था कि ग्रीन हाउस गैस हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। 1972 फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट जो कि हुआ था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1979। तो दुनिया का पहला जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो जेनेवा में 1992 यहाँ पर फॉर्म किया गया था आपका UNFCCC। और देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग गैसेस कौन कौन से मेजर कंट्रीब्यूटर्स है, वो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फिर है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और परफ्लोरोकार्बन्स। अब देखेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कौन से है, और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे क्लाइमेट के लिए सबसे नेगेटिव होते हैं, क्लाइमेट के लिए आपके सबसे नेगेटिव होते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, तो वो है आपका फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम ऑयल, कोल और नेचुरल गैस। कोल के आपके 4 प्रकार है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। रिन्यूएबल सोर्सेस में देखेंगे, रिन्यूएबल सोर्सेस है आपका सोलर एनर्जी, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जियोथर्मल, बायोमास, बायोफ्यूल, बायोगैस और हाइड्रोजन गैस। फिर हम लोग देखते हैं लास्ट में न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में 2 प्रकार से हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। पहला है न्यूक्लियर फिशन जहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को अलग किया जाता है, डिवाइड किया जाता है और उससे हम लोग एनर्जी रिसीव करते हैं। ये आपके न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज किया जाता है और न्यूक्लियर बम में। तो छोड़ के न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर बात किया जाए तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन ज़्यादा हम लोग को एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, और ये यूज किया जाता है इन मेकिंग हाइड्रोजन बम और सन एनर्जी। सन जो एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड करता है, और सन में हमेशा आपका न्यूक्लियर फ्यूजन चलते रहता है। आज का क्वेश्चन देख लेंगे, Which is the most abundant greenhouse gas? ऑप्शन ए है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है आपका मीथेन, ऑप्शन सी है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, या फिर ऑप्शन डी है आपका परफ्लोरोकार्बन्स। तो इनमें से कौन सा सबसे अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है आपका मीथेन, ऑप्शन सी है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, या फिर ऑप्शन डी है आपका परफ्लोरोकार्बन्स। अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे